नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। हमारा देश इस समय हेल्थ इमरजेंसी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने पूरे देश को अपनी जद में ले लिया है। बहुत से राज्यों और शहरों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। पूरे देश में हर दिन लाखों मामले सामने आ रहे हैं। हजारों लोगों की मौत भी हो रही है। अस्पतालों से लेकर शमशानों और कब्रिस्तानों तक लाइन लगी है। और इन सब के बीच एक तरफ जहां वेंटिलेटर वाले बेड और ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है, दूसरी तरफ कुछ दवाइयों को लेकर माहौल ये है कि इनका नाम भी अब आम लोगों को रट गया है। दवाइयां जिनके नाम हैं रेमडेसिवियर, फेबीफ्लू और डेक्सामेथासोन। कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए जिन दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें से कुछ एंटीवायरल दवाइयां हैं और कुछ स्टेरॉइड्स। इन दोनों ही तरह की दवाइयों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेज पर होता है। रेमडेसिवियर और फेबीफ्लू जैसी एंटीवायरल दवाइयां जहां महंगी हो गई हैं, वहीं दूसरे स्टेरॉइड्स सस्ते हैं। इनके साथ ही इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का भी यूज हो रहा है। रेमडेसिवियर और फेबीफ्लू, सबसे पहले ये जो दो एंटीवायरल दवाइयां हैं, हम इनकी बात करते हैं। रेमडेसिवियर और फेबीफ्लू, ऊपर हमने आपको बताया कि इन दवाइयों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप सोशल मीडिया पर या न्यूज़ सोर्सेज में देखें तो आपको लगातार इस तरह की खबरें दिखेंगी कि किस तरह से रेमडेसिवियर को लेकर मांग आ रही है, इसकी उपलब्धता को लेकर पूछताछ हो रही है। मेरे खुद के पास रेमडेसिवियर की मांग करने वाले ढेर सारे मैसेज आ चुके हैं। हाल में केंद्र सरकार ने बढ़ती हुई मांग को देखते हुए रेमडेसिवियर की कीमतें भी फिक्स की हैं, लेकिन कालाबाजारी की भी खबरें आ रही हैं। अलग अलग राज्यों में इन दवाइयों की जमाखोरी करने वाले पकड़े भी जा रहे हैं। रेमडेसिवियर और फेबीफ्लू का प्रयोग कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर किस तरह से किया जा रहा है, इसे समझने के लिए हमने हरियाणा सरकार के साथ काम कर रहे कम्युनिटी मेडिसिन के एमडी से बात की। एक्सपर्ट ने हमें बताया कि इन दवाओं का इस्तेमाल वायरस संक्रमण के शुरुआती 10 दिनों के भीतर किया जाता है। उनके मुताबिक रेमडेसिवियर और फेबीफ्लू एंटीवायरल दवाइयां हैं, इन्हें इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है। रेमडेसिवियर अच्छे रिजल्ट दे रहा है। फेबीफ्लू के बारे में अभी ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये दवाइयां कोविड इन्फेक्शन के फर्स्ट फेज में काम आती हैं, मतलब संक्रमण होने के 10 दिनों के भीतर। जो मरीज ठीक हो रहे हैं, ज़्यादातर की बॉडी में वायरस 10 दिन से ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन शुरुआती 10 दिनों में ये खुद को बहुत तेज़ी से बॉडी में फैलाने की कोशिश करता है। ऐसे में ये दवाइयां शरीर के उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती हैं जिनके जरिए ये वायरस खुद को शरीर में फैलाता है। वायरल लोड कम होने से मरीज के मरने की आशंका भी कम हो जाती है, क्योंकि जितना कम वायरस उतना कम इन्फेक्शन। साल 2009 में रेमडेसिवियर को मुख्य तौर पर हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। साल 2015 में इसे बनाने वाली कंपनी ने कुछ परीक्षण किए और पाया कि ये दवा खतरनाक इबोला वायरस को ब्लॉक करने में कामयाब है। कुछ और टेस्टिंग हुई तो पता चला कि रेमडेसिवियर दवा कोरोना वायरस फैमिली के अलग अलग वायरस को भी रोकने में कामयाब हो सकती है। पिछले साल जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने पहले से मौजूद दवाइयों और वैक्सीन का इस्तेमाल किया, ये जानने के लिए कि क्या कोई पुरानी दवा या वैक्सीन इस नए वायरस को रोक सकती है। फिर पता चला कि रेमडेसिवियर और फेबीफ्लू ऐसा कर सकते हैं कुछ हद तक। हालांकि इसके बाद कई रिसर्च हुई जिसमें पाया गया कि ये एंटीवायरल दवाइयां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को फायदा नहीं पहुंचा रही, यानी दो अलग अलग दावे। इन दवाइयों को असुरक्षित और खतरनाक भी बताया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा इन एंटीवायरल दवाइयों के प्रयोग से कोविड-19 मृत्यु दर पर कोई असर नहीं पड़ा। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर शशांक जोशी, उनसे यह सवाल इंडिया टुडे ने पूछा और उनका जवाब क्या था? रेमडेसिवियर जान बचाने वाली दवा नहीं है। इससे बस ये होता है कि मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, वो 2-3 दिन पहले डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे में इसका यूज एक स्ट्रेटजी के तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि बेड कम है, ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में पहले से भर्ती मरीजों को ये दवा दी जा रही है ताकि वो जल्दी डिस्चार्ज हों। इससे दूसरे मरीजों को जल्दी बेड उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। एक पहलू और है। पिछले साल नवंबर में दुनिया के जाने माने मेडिकल जर्नल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने एक रिसर्च पब्लिश की। इसमें बताया गया था कि रेमडेसिवियर के यूज से कोरोना के गंभीर मरीजों की हालत में सुधार हो सकता है। यह भी बताया गया कि गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर पर ले जाने की जरूरत भी 68% तक कम हो सकती है। इसके बाद अमेरिका की ड्रग रेगुलेटर एजेंसी FDA ने रेमडेसिवियर को कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की इजाजत दी थी। इस पर एक पक्ष हमारे देश के सबसे बड़े अस्पताल की तरफ से भी आया। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा कि रेमडेसिवियर कोई मैजिक बुलेट नहीं है। चीन में हुई पहली स्टडी में इससे कोई फायदा नजर नहीं आया। हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई ढंग की एंटीवायरल दवाई नहीं मिली है।
वहीं फेबी फ्लू का मुख्य प्रयोग इन्फ्लुएंजा के इलाज में किया जाता है। इबोला के लिए भी इसका प्रयोग किया गया था। कोविड-19 को लेकर इसका डेटा भी स्ट्रांग नहीं है। ज़्यादातर देशों में इसका इस्तेमाल नहीं होता। हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एंटीवायरल ड्रग नहीं है, लेकिन ना तो ये रेकमेंडेड है और ना ही इलाज के लिए इसका अप्रूवल मिला हुआ है। हमने शुरुआत में आपको इन एंटीवायरल दवाइयों के अलावा स्टेरॉइड्स के बारे में भी बताया था। स्टेरॉइड्स के बारे में अब क्या जानकारी दें? कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के लिए जिन स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है उसमें डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और टोसिलजुमैब का नाम प्रमुख है। दवाइयों के नाम हैं, इसलिए अटक रहा हूं बोलने में। इनका प्रयोग संक्रमण के दूसरे स्टेज में होता है। इसके बारे में हमने एक बार फिर से हरियाणा सरकार के साथ काम कर रहे कम्युनिटी मेडिसिन के एमडी से बात की। उन्होंने क्या बताया? स्टेरॉइड्स का काम शरीर की हाइपर इम्यूनिटी को दबाना है। दरअसल कोरोना वायरस के मामलों में ये देखा जा रहा है कि इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ते लड़ते बेकाबू हो रहा है। इसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। इम्यून सिस्टम के बेकाबू होने पर यह शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है और स्वस्थ कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। कोशिकाओं के नष्ट होने के अलावा जो दूसरी बात बताई इन विशेषज्ञ ने वो ये है कि कोविड में जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं वो इम्यून सिस्टम के बेकाबू होने के कारण। ऐसे में स्टेरॉइड्स इस हाइपर इम्यूनिटी को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, लेकिन ये इलाज के शुरुआती दिनों में नहीं दिए जाते। एक्टिव इन्फेक्शन के दौरान ये स्टेरॉइड्स नुकसान करते हैं। इन्फेक्शन के बाद डॉक्टर इन्हें मरीजों को दे रहे हैं। ये सस्ते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए इन्हें लेकर मारामारी भी नहीं है। पर ये स्टेरॉइड्स किसको दिए जा रहे हैं? गंभीर बीमार मरीजों को, क्योंकि इनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे में जो नॉर्मल हैं या एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं उन्हें ये नहीं दिए जाते। जाने माने मेडिकल जर्नल लैंसेट में पिछले साल छपी स्टडी के मुताबिक डेक्सामेथासोन नाम का स्टेरॉइड काफ़ी कारगर है। स्टडी बताती है कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे कोविड मरीजों को डेक्सामेथासोन देने से मृत्यु दर 1/3 घट जाती है। अब बात करते हैं तीसरे वायरल टर्म की, जो कि है प्लाज्मा थेरेपी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इसकी मांग बहुत है। हम भी आपसे, अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप में से जो भी पिछले 1-1.5 महीने में कोविड की लड़ाई से जूझकर वापस तंदुरुस्त हुए हैं वो अपने नज़दीकी केंद्र पर पूरी सुरक्षा के साथ जाकर प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें। एंटीवायरल ड्रग और स्टेरॉइड्स के अलावा कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, हम जानते हैं। इस थेरेपी में कोविड-19 से उबर चुके मरीज का प्लाज्मा किसी दूसरे को दिया जाता है, इसीलिए हमने आपसे ये रिक्वेस्ट की। माना जाता है कि ठीक हो चुके मरीज के शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। ऐसे में ये एंटीबॉडीज दूसरे मरीज की बॉडी में जाकर फायदा पहुंचा सकती हैं। हालांकि जिस मरीज का प्लाज्मा दिया जा रहा है उसे कोरोना से उभरे हुए 2-3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। इस बारे में भी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान आया। उनके मुताबिक शुरुआत में इस थेरेपी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव संकेत मिले थे, लेकिन बाद की स्टडी में सामने आया कि ये थेरेपी बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी का लिमिटेड इस्तेमाल है। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि कोविड मरीज को कौन सी दवा या थेरेपी देनी है, इसका फैसला डॉक्टर तमाम स्टडीज़ अपने अनुभव और विवेक से करते हैं। दवाओं को देने के साथ इनके प्रभावों और दुष्प्रभावों को देखने के लिए नियमित तौर पर मॉनिटरिंग और दूसरी जांचों की ज़रूरत पड़ती है। कोई बुरा असर होता है तो दूसरी दवाएं दी जाती हैं। इसलिए ललन टॉप के दर्शकों, ये दवाएं स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में ही ली जानी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से पूरी तरह से बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खुद से इलाज करें और आपकी बीमारी बेकाबू हो जाए। ये जानकारी है। अगर आप में से कोई विशेषज्ञ इसको देख रहा है और कोई अतिरिक्त जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो इस ईमेल आईडी को गौर से सुनें, covidcare@lalantop.com। आप अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करें और अगर हमें अपनी सीमित समझ में, हमारे विवेक में या हमारे विशेषज्ञों की निगाह में वो जानकारी दुरुस्त हुई, ज़रूरी हुई तो ललन टॉप के प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो आप सब दर्शकों तक पहुँचाई जाएगी। 2 शब्दों का ध्यान रखें, जवाबदेही और जागरूकता। सरकारों को, जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाना है और जनता को जागरूक बनाना है। ये दोनों लोग मिलकर ही इस बीमारी से जूझ सकते हैं। शुक्रिया।